हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक होगा बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ। हम इन टॉपिक्स के बारे में कैसे कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, सीबीएसई पूछे जाते हैं, क्या क्या आ सकता है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले आज की डेट में। जनरली तो थ्योरी के अंदर से उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम इसको इनिशियल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है उसके क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे कैसे आता है। देखिए, बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करना है अभी। तो सबसे पहली बात, पेपर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ, राइट इट्स इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म एंड राइट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप से आ जाए तो सबसे पहली बात, बायोट-सावर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ए करंट एलिमेंट। सबसे पहली बात आती है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। करंट एलिमेंट क्या होता है, आइडियल। करंट और लेंथ एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग होती है। तो हमने एक वायर ली, इस वायर में हमने एक छोटा लेंथ एलिमेंट ले लिया इस टाइप से। वायर में करंट आई dl, तो IDL क्या हो गया, करंट एलिमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी वजह से हम किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो dl करंट एलिमेंट हो गया। यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर हो गया r भी वेक्टर है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से इधर की तरफ मेजर होती है, ठीक है। और ये थीटा एंगल मान के चलते हैं। तो पूरी वायर लेंथ L है, इसके स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें पता है करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ इसके बारे में बताता है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ gives the value of magnetic field at a point due to a current element. Bayoट-Savarts law gives the value of magnetic field at a point due to a small current element. तो magnetic field at point P is given by mu naught upon 4 pi IDL sin theta divided by r square, where mu naught upon 4 pi 10 raised to power minus 7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती है। वेबर फ्लक्स की यूनिट है, dl स्मॉल एलिमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड dl, r इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम करंट एलिमेंट टू पॉइंट p। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। dB हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इतनी वैल्यू आप लिख सकते हैं। नाउ वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना है, ये बात समझ रहे हो ना, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड। अब यहां देखो AB साइन थीटा, A क्रॉस B का फॉर्मूला बन रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R बाई R क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में आ गए मेरे पास। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब हमने पीछे पढ़ा था DB परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ dl एंड r। dl और r वेक्टर का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा db। इसका मतलब db जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वायर के परपेंडिकुलर। डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको पता है, मैंने बता रखा है आपको इस टाइप से। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड तरफ घुमाओ, थंब आपको डायरेक्शन देगा। तो फर्स्ट वेक्टर dl ऊपर इधर घुमा रहे हैं, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर। देखो dl r अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इनवर्ड। जो dB आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ आएगा, इनवर्ड आएगा। बात समझ में आ गई। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनवर्ड। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या है, करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, और मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट dl। ये आ जाएगा इस टाइप से, 2 नंबर में आता है। इस टाइप से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है इसको, इस टाइप से, ठीक है भाई। नाउ टोटल फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dB का इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R बाई R क्यूब। टोटल फील्ड के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल लेंथ आ जाएगी L, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आ गई इसको, ठीक है भाई, इतने मुझे समझ में आ गया। बायोट-सावर्ट्स लॉ की थ्योरी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अब 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं,
1 या 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता भी है, एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो उससे इंटरेक्ट करता है, फोर्स आता है, पता है हमें। लेकिन जब एक चार्ज मूव करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड बताओ। देखो dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई आर क्यूब। ये बात समझ में आती है? ठीक है, इसको मॉडिफाई करना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई को मैं लिख सकता हूँ Q, वैसे तो होता है dq बाई dt, तो मैं इसको dq को Q ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट के लिए लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q, सुनना, dl बटे में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला 1 नंबर में आ गया। राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो क्यू वी क्रॉस आर हम लोग इसको लिख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या डी क्यू भी कर दोगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और डी बी परपेंडिकुलर टू वी एंड आर, इनका जो प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर, वी और आर जिस प्लेन में होंगे डी बी मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको पता है टेस्ला होती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, 2 नंबर में आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, लिखता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ करंट लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है हमारे पास, ये सेंटर है, करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें आर रेडियस है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था? म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। याद आ रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r बोलते हैं। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, आर क्या है? रेडियस, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है? इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका है राइट हैंड रूल। अगर करंट स्ट्रेट है तो थंब करंट के अलोंग और कर्वेचर ऑफ फिंगर देगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट सर्कल में है तो कर्वेचर ऑफ फिंगर देगा करंट। देखो ये ऐसे है तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन ले लो, थंब कहाँ जा रहा है? अंदर, तो इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करंट अगर कर्व है, सर्कल में है, तो करंट के पाथ के अलोंग फिंगर घुमाओ, थंब जिधर जाएगा आउटवर्ड या इनवर्ड उधर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहाँ हो गया? इनवर्ड। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1, n अगर 1 है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बेसिक बेसिक बातें। अगर कंप्लीट रिंग है तो इतना हो गया। इसी में मैं आपको बता दूं, अगर हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है ये, तो इसका b होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन निकाल लो, इधर जा रहा है इनवर्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग है तो यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 4r था, इसका और आधा कर दो 8r क्रॉस। डायरेक्शन वही है, अपोजिट हो जाए तो आउटवर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एक कंप्लीट रिंग की वजह से ये फॉर्मूला होता है, हाफ के लिए आधा हो जाएगा, क्वार्टर के लिए उससे आधा हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि इसमें और चेंज कर दें तो सेक्टर, ना हाफ ना क्वार्टर, उससे कुछ कम हो, थीटा। तो इसके लिए कैसे करें? तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये फॉर्मूला था। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 2 पाई।
ये कितना है थीटा, तो ये एंगल बटे में टोटल एंगल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, पूरा एंगल कितना होता है पाई 180 2 पाई 360। अरे यार पाई 180 होता है, पूरा एंगल 360 होता है, तो थीटा अपॉन 2 पाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू थीटा। सवाल हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, देखो बेसिक बातें बता रहा हूँ अभी, आधा हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इसके ऊपर सवाल कैसे बनेगा, तो देखो सवाल आ जाए, ये दे दिया करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का, थीटा दे दिया आपको 60 डिग्री, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू थीटा। बात समझ में आ गई? तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7, आई कितना है 4 एम्पियर, और रेडियस ले लो इसकी 2 मीटर, थीटा 60 डिग्री, पाई बाई 3 लिखेंगे रेडियन में, पता है आपको इतना, तो पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया भाई 2 पाई बाई 3 10⁻⁻⁷। सोल्व कर लो इसको, जो भी आएगा टेस्ला। तो इस टाइप से आ जाए तो मैं सोल्व कर सकता हूँ। फॉर्मूला मुझे आना चाहिए, वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। थीटा हमेशा रेडियन में होगा, पाई की टर्म में होगा, ठीक है ना। और इसका तरीका क्या है, डिग्री में है, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 3। समझ में आ गई होगी बात? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब इसमें कई बार ना यूज कर लेते हैं कंसेप्ट, बायट लॉ में सिलेबस में नहीं है। एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर्स लॉ में आएगा इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। और डायरेक्शन के लिए बताया था अभी, करंट सीधा है तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ चेक कर लो, करंट सीधा जा रहा है ऐसे, तो इधर घूम के जाएगा करंट अंदर। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? करंट सीधा जा रहा है, यूँ आएगा फील्ड, तो यहाँ से घूम के इधर पॉइंट है, तो यहाँ से घूम के अंदर इनवर्ड, राइट हैंड रूल। इसका एक तरीका और है, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल क्या कहता है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और हाथ को ले जाओ पॉइंट की तरफ, ले गए, तो आपका जो पाम है वो जिस साइड इंडिकेट करेगा उधर फील्ड होगा। सिंपल तरीका, करंट हाथ पॉइंट की तरफ, पाम अंदर, इनवर्ड। बात समझ में आ गई? ठीक है। करंट कैरिंग वायर है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट उस वायर के आगे आ जाए या उसके ऊपर आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। नोट कर लेना, लिख लेना, अगर करंट कैरिंग वायर में ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के ऊपर आ जाए या उसके रास्ते में आ जाए आगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। इसका यूज हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बेसिक बातें मैंने बताई। वायर कंप्लीट है, आधी है, इनफाइनाइट है, तो क्या होगा, ऐसे होगा। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं वो देखिए। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं वो देखिए। सिंपल लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक वायर, ये कंसेंट्रिक कॉमन सेंटर की वायर, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस 3r। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 4I, 6I ले लिया। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2n। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालो। क्या फॉर्मूला होता है भाई, म्यू नॉट n, नंबर ऑफ टर्न्स n, I कितना है I अपॉन में 2r क्या है, रेडियस इसकी r ही है, म्यू नॉट ni अपॉन 2r। तो n नंबर ऑफ टर्न्स है, I है 2r। डायरेक्शन, करंट इधर जा रहा है ऐसे, आउटवर्ड के लिए क्या लगाते हैं, डॉट। बात समझ में आ गई। सेकंड वाले का B2, म्यू नॉट n की जगह कितना है 2n, नंबर ऑफ टर्न्स I कितना है 6I,
अपॉन में 2R, R कितना है 3R। बात समझ में आ गई। 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया म्यू नॉट NI 2 आउटसाइड बाई R, म्यू नॉट NI बाई R। इसमें 2 नीचे था, इसमें 2 ऊपर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें भी करंट ऐसे थंब आउटवर्ड सेम है, डॉट लगा दो, दोनों का करंट सेम है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया B1 प्लस B2। वेक्टर फॉर्म में लिख लो, डायरेक्शन लेनी है। तो देखो भाई म्यू नॉट NI बाई 2R डॉट प्लस म्यू नॉट NI बाई R 2 आगे, तो ये भी डॉट, डायरेक्शन सेम है दोनों की। तो म्यू नॉट NI बाई R कॉमन, यहाँ 1/2, यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2 2 4 5/2 म्यू नॉट NI बाई R। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। डायरेक्शन अगर सेम है तो ऐड हो गया। अगर यहाँ डॉट होता, यहाँ पे क्रॉस होता, तो एक सवाल करेंगे अभी। तो अगर क्रॉस है तो क्रॉस को डॉट बना दो, या डॉट को क्रॉस, लेकिन एक माइनस साइन बाहर आ जाता है, क्योंकि एक ऊपर है उसको नीचे करना है तो माइनस साइन, आपने पढ़ा है +1 में नेगेटिव वेक्टर अपोजिट, फिर सोल्व कर दो। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इस टाइप का आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। और देखो अगर मान लो आपके पास ये आ जाए, दो रिंग है, इसमें करंट 2I है, इसमें अपोजिट है करंट 4I। ठीक है भाई, इसकी रेडियस है 2R और इसकी रेडियस है 4R। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है। ठीक है, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो यहाँ पे क्या करें जरा देखो, पहले इसका B1, इसका B2। तो B1 फील्ड कितना आया भाई म्यू नॉट, N तो है ही नहीं, I कितना है 2I अपॉन में 2R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? म्यू नॉट I अपॉन 2R, I कितना है 2I, 2 तो रहेगा ही रहेगा, R की जगह कितना है 2R। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट I अपॉन में 2R। ठीक है, डायरेक्शन देखो करंट की, इधर आउटवर्ड। B2 अगर निकालते हैं तो म्यू नॉट I कितना है 4I डिवाइड बाई 2R, R कितना है यहाँ पे 4R। तो यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, म्यू नॉट I अपॉन में 2R, सेम आ गया। तो ठीक है, यहाँ डायरेक्शन इधर देखो यूं जा रहा है, अंदर क्रॉस। तो B1 B2 मैंने निकाल लिया। B1 और B2 निकालने के बाद देखो, B1 B2 निकालने के बाद आपके पास आया B1 प्लस में B2। B1 क्या है म्यू नॉट I अपॉन में 2R, म्यू नॉट I अपॉन में 2R क्रॉस। समझ में आ गई बात? यहाँ अगर मैं देखता हूँ म्यू नॉट I अपॉन में 2R, क्रॉस को डॉट बनाऊं तो माइनस। अब यहाँ देखो क्रॉस का तो मैंने डॉट बना दिया, लेकिन साइन माइनस का, तो सेम एग्जैक्टली सेम कैंसिल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आ गया 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे सवाल हम लोग कर सकते हैं। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो भी मुझे समझ में आ गया कैसे करना है। इसके बाद देखो सवाल मान लो आपके पास इस टाइप के आ जाए। अब सेमी सर्कुलर रिंग है, इसमें इस टाइप से करके ये और दे दिया, इसको ऐसे करके यूं बना दिया, ये सेंटर है। यहाँ करंट जा रहा है 4 एम्पियर का, और ये यहाँ से होता हुआ ऐसे ऊपर जा रहा है, और रेडियस दी हुई है R और 2R। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। अब ये सवाल आ गया थोड़ा अलग है। इसमें क्या कर दिया, स्ट्रेट वायर का पोर्शन है, और मैंने आपको कहा था स्ट्रेट वायर में अगर
वायर के पाथ में पॉइंट आ जाए, वायर के रास्ते में पॉइंट आ जाए, तो वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। तो कैसे करें? इसको नाम देते हैं B1, इसको देते हैं B2, इसको देते हैं B3, इसको देते हैं B4। चारों के चार फील्ड हो गए, ठीक है। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड बड़ी वाली का, तो बड़ी वाली का क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन में 2R। एक सेमी सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन I कितना है यहाँ पे? 4I। R कितना है इसका बड़ी वाली का? 2R। क्या ये बात समझ में आई? N गिवन नहीं है, तो 2 और 2 4 कैंसिल, तो म्यू नॉट I अपॉन R। करंट किधर जा रहा है इसका? इधर, आउटवर्ड है, बोलो आउट। B2 वायर का है 0, B4 भी वायर का है 0, बताया था ना आगे रास्ते में आ जाए। तो B3 सेमी सर्कुलर वायर का म्यू नॉट I अपॉन में 2R। ठीक है भाई, I कितना है यहाँ पे? 4I। R कितना है इसका? R है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट I अपॉन में R। ये आ गया। बट इसमें करंट कैसे है? इधर अंदर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? B1 B2 B3 B4। ठीक है भाई, B1 कितना आया? म्यू नॉट I अपॉन R डॉट, B2 0, B3 म्यू नॉट I अपॉन में म्यू नॉट 2I अपॉन R, 2I अपॉन R कहाँ गया? कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। क्रॉस प्लस में B4 0। यहाँ देखें म्यू नॉट I अपॉन R डॉट म्यू नॉट 2I अपॉन R क्रॉस। अब देखा जाए तो बड़ा ये है, तो बड़ा ये है, तो इसको चेंज कर दो, आसान इजी रहेगा, प्लस का आंसर आएगा। तो ये म्यू नॉट I अपॉन 2R बाहर ले लो, माइनस का 1 प्लस का 2, क्रॉस आउटसाइड, 2 माइनस 1 1, तो म्यू नॉट I अपॉन R क्रॉस। नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया आपके सामने, म्यू नॉट I अपॉन R, मेरे पास आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा सवाल आ जाए तो भी मैं कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या करना है अब आगे देखो। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, अभी हमने एक्सिस की बात नहीं की, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक सर्कुलर लूप ऐसे है, ठीक है, एक सर्कुलर लूप ऐसे है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आउटवर्ड दिखाई दे रहा है, ये इनवर्ड, तो ये ऐसे हो गया, मेरी बात समझ रहे हो, और इसको ऐसे बना दो। करंट आई है दोनों लूप में। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, क्या करना है। ओ पॉइंट बनाया, एक्चुअल में ये जो लूप ऐसे दिखाई दे रहा है एलिप्टिकल, ये सर्कुलर लूप है, तो ये वाला जो लूप है वो ऐसे है और ये वाला जो लूप है वो ऐसे है। तो अगर मैं यहाँ डॉटेड कर देता हूँ तो डॉटेड का मतलब ये वाला हिस्सा अंदर, और अगर मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ तो ये वाला हिस्सा अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलो, हो गया डॉटेड, यहां से ये डॉटेड, क्लियर है, ऊपर का डॉटेड अंदर। अब जरा देखो, ये लूप ऐसे है, वो बड़ा हिस्सा पीछे, जो डॉटेड है वो पीछे है, तो डॉटेड पीछे है तो यूं ऐसे, वो वाला हिस्सा ऐसे आ रहा है, तो फील्ड कहाँ जा रहा है? ऊपर। लूप 1 लूप 2, तो 1 का फील्ड किधर जा रहा है? ऊपर, इसका क्या मान लेते हैं? B1। दूसरा वाला ये अंदर है, ये बाहर है, तो ये वाला बाहर, वो वाला अंदर, तो बाहर से ऊपर ये इधर जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? ये वाला हिस्सा अंदर, लूप ऐसे, ये वाला हिस्सा अंदर, तो पीछे की साइड करंट नीचे, तो ये लूप ऐसे है, तो ऐसे ऐसे करेंगे तो फील्ड इधर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये लूप है इस टाइप से, ये वाला हिस्सा पीछे का डॉटेड,
तो डॉटेड में करंट नीचे है तो ये ऐसे नीचे आना चाहिए, तो ऐसे, और ऐसे करेंगे तो इधर, ये B2। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। B1 कितना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2R फॉर्मूला होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? म्यू नॉट आई अपॉन 2R फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई। अच्छा, कंप्लीट रिंग का कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। इसके बाद अगर मैं B1 निकालता हूं तो दोनों में करंट सेम है, दोनों की रेडियस भी सेम है। करंट सेम, रेडियस सेम, तो यही आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि नीचे वाला B1 था, ये ऐसे था, ऊपर जा रहा है, B1 आ गया, ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन दिखा दी। B2 निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2R सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, सेम। इसके बाद दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब जरा देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, पैरेललोग्राम बनेगा B, तो B क्या हो गया, रूट B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो B1 का स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2R स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन में 2R स्क्वायर और पूरे का रूट, तो ये टर्म डबल हो गई। B अगर सोल्व करके आएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2R 112, तो 2 दिस इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट 2 आ जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब अपने को चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखो ये B ये B1, तो B1 के साथ कितना एंगल बनेगा, थीटा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ tan थीटा, क्योंकि आपने प्लस वन में पैरेललोग्राम पढ़ा हुआ है, tan थीटा निकालें तो क्या आएगा, जहाँ पे एंगल है वो बेस B2 बाई B1। B2 और B1 सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R कितना आ गया 1, tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, तो दोनों में एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। बात समझ में आ गई, डायरेक्शन पता लग गई, एंगल पता लग गया, इस टाइप से मैं कर सकता हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, ये जीरो सही किया था हमने, इसका फॉर्मूला भी सही लगाया था। इनके लिए फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2R, जबकि सेमी सर्कुलर है तो 4R आएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला यूज किया था म्यू नॉट आई अपॉन 2R, 2 की जगह 4 कर लेना, बाकी सब कुछ सेम है। फॉर्मूला क्या यूज करना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4R, मैंने 2 यूज कर लिया था, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक कर लेना उसको। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। इस टाइप का आ जाए तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और देखो थोड़ा और टफ कर दें इसके अंदर, क्या इसको डॉटेड ये अंदर, यस ठीक है, रेडियस आर, एक आपको ये दिया हुआ है, ये डॉटेड, यस इसकी रेडियस भी आर, करंट दोनों में सेम, और दोनों में जो एंगल दिया हुआ है देखो, एक की एक्सिस ये, एक की एक्सिस ये, दोनों में एंगल 60 है। दोनों में जो एंगल दिया हुआ है इसमें और इसमें, ये एंगल 60 डिग्री है। तो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों परपेंडिकुलर थे यहाँ पे, ये तो क्या आएगा बता देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2R B1 म्यू नॉट आई अपॉन 2R B2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो पहले वाले का ये पार्ट अंदर है, तो ये ऐसे है, ऐसे है, तो क्या हुआ जरा सोचो, करंट अंदर की तरफ नीचे है ऐसे, तो ये टेढ़ा लूप है ऐसे, मेरी बात समझ रहे हो, ये हिस्सा ऊपर ये नीचे, तो नीचे अंदर, अंदर वाले में नीचे है, तो ऐसे टेढ़ा लूप है, टेढ़ा लूप है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, इधर B1। दूसरे वाला ये, दूसरे वाला ऐसे, ऐसे में ये हिस्सा अंदर है, यूं इधर आया, बात समझ भाई, इस वाले का इधर, इस वाले का ऊपर, दोनों में एंगल कितना 60, तो आपने चेक किया B1 B2 बराबर, अरे भाई एक का फील्ड इस वाले का ऊपर मान लिया, इस वाले का नीचे मान लिया 60, तो दो एंगल में 90, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया,
B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर 2B1 B2 cos 60 और B1 B2 B के बराबर है, तो सारा एक स्टेप यही सोल्व कर देता हूँ। cos 60 देखो B स्क्वायर 2B स्क्वायर 2B स्क्वायर cos 60 1/2 2B स्क्वायर B स्क्वायर 3B स्क्वायर, ये आ गया बेटा √3B √3B। तो √3B जो आया हमारा आंसर इसका आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। वहाँ पे एंगल 90 था, तो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर 2B1 B2 cos 90 0 होता है, इसलिए मैंने सिर्फ ये यूज किया था B1 स्क्वायर B2। जब दो वेक्टर में एंगल 90 हो तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या यूज करना होता है, ये यूज करना होता है। क्यों करना होता है? आगे cos 90 0 हो जाएगा, लेकिन अगर एंगल दे रखा हो तो ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा ध्यान रखो, ये आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, इतना भी मुझे समझ में आ गया। ओके, इसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, रेडियस r मान लो, x डिस्टेंस पे। इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस पे? μ0 NIr² 2x² प्लस r² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? तो इसको कैसे करेंगे? देखो लूप ऐसा है, ये वाला पार्ट अंदर ये बाहर, तो ये ऐसे आ रहा है, अंदर से ऐसे आ रहा है, तो थंब कहाँ जा रहा है? उधर। तो सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, ध्यान रखना, अलोंग एक्सिस। आ गई बात समझ में? ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, अलोंग द एक्सिस, और ये फॉर्मूला होता है। अब इसके ऊपर अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल भी बोलते हैं। तो देखो जरा, ये समझ में आ गया, अलोंग द एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो सवाल कैसे बनते हैं इसके ऊपर। सबसे पहली बात, एक सवाल आपने ऐसे लिया, एक मैंने ऐसे बना दिया, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये कॉइल है, कौन सा हिस्सा अंदर कौन सा बाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान दो, रिंग पूरी लेंगे, ये जो एक्सिस है इसको डॉटेड करेंगे। समझो मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो लाइन है वो डॉटेड है। डॉटेड का मतलब हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब लाइन पीछे, ये वाला हिस्सा ऊपर है, ये वाला हिस्सा ऊपर है। यहाँ सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन का ये वाली लाइन, ये सॉलिड है, इसका मतलब लाइन पहले है, रिंग पीछे है। तो इस टाइप से करंट मैंने बनाया। इसका मतलब करंट बाहर से अंदर जा रहा है, तो करंट बाहर ऊपर है, तो ऊपर से इधर जा रहा है, ऊपर से अंदर किधर है? सॉलिड लाइन का मतलब लाइन, सॉलिड इसका मतलब लाइन पहले है, ये पीछे है, तो पीछे वाला पार्ट नीचे, तो ये यूं जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया? इधर। रिंग समझ में आ गई, रिंग की रेडियस r। ओके, इसमें देखो, इसमें लाइन सॉलिड है, लाइन सॉलिड है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा अंदर है और यहाँ लाइन डॉटेड है। तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये वाला लूप बाहर, ये वाला अंदर, ये करंट यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, तो ऊपर करंट आई, तो इसकी वजह से करंट ऊपर, फील्ड ऊपर। बात समझ में आ रही है मेरी? हॉरिजॉन्टल लूप है ऐसे, तो इसमें यूं जा रहा है करंट, लूप ऐसे है, करंट यूं जा रहा है, तो ऊपर आ रहा है, ऊपर। इसमें लूप ऐसे था, जहाँ डॉटेड है वो लूप बाहर है, तो ऊपर यूं जा रहा है। भाई ये लूप ऐसे है ना, यूं जा रहा है इधर, तो B1 और B2 पता लग गए। अब नंबर ऑफ टर्न्स दे नहीं रखा, R और I दे रखा है, तो बेटा B1 कितना हो गया? B1 हो गया μ0 I। नंबर ऑफ टर्न्स दे सकते हैं कुछ भी वैल्यू, N1 N2, चाहो तो आप ले लो, यहाँ पे N, यहाँ पे 2N,
या एन ही ले लो, इजी हो जाएगा। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर टू, ये डिस्टेंस दे रखी है x, और यहां से ये भी क्या दे रखा है, x सेम दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। और इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है B2, जब सब कुछ सेम है तो सेम ही आएगा। तो बेटा B1 और B2 क्या दिया हुआ है, सेम। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, B1 B2 सेम दिया हुआ है, आप लोग कर दोगे। अब क्या हुआ, दो वेक्टर हो गए, दो वेक्टर को पैरेललोग्राम बनाओ। ये रिजल्टेंट आ गया B और B1 के साथ थीटा। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? B1 B2 दोनों बराबर है, B मान लूँ, इसको मैं B नेट कर देता हूँ। तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर रूट 2B, अरे 2B स्क्वायर का रूट, तो इसके आगे रूट 2 और लग जाएगा, रूट 2 म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है भाई, इतना हम लोग कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद अपने को चाहिए एंगल, तो भाई टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ये एंगल थीटा बेस परपेंडिकुलर बटे हाइपो, B2 बाई परपेंडिकुलर बटे बेस, दोनों सेम है, 1 आएगा। टेन थीटा 1 थीटा 45। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? टेन थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना हो गया मेरे पास, 45 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। इस टाइप से हम लोग इसको कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गई बात। तो काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है, CBSE में फेमस क्वेश्चन है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस थोड़ा ये ना, जो एक्सिस है उसमें जहाँ डॉट हो जाए, वो डॉट का मतलब वो एक्सिस पीछे है। एक्सिस में जहाँ डॉट हो जाए इसका मतलब वो डॉट पीछे की तरफ है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन बन जाए, आपको दिया हुआ है दो कॉइल, एक दो कॉइल का पेयर कहलाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोलते हैं इसको। इसमें मान लो दोनों की डिस्टेंस दे रखी है 2r, दोनों की रेडियस है r। सवाल में बोल रहा हूं, लिखवा नहीं रहा। दोनों के बीच में सेंटर है O। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? तो मैं इस वाले पार्ट को मुझे लेना है ऊपर, इसका मतलब इसको डॉटेड कर दूं और इसको भी डॉटेड। इतनी बात समझ में आ गई? ये हिस्सा डॉटेड, ये हिस्सा डॉटेड, इसका मतलब एक्सिस डॉटेड का मतलब ये वाला रिंग ऊपर है। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सुनना ध्यान से। एज सीन फ्रॉम O, द करंट इन बोथ द कॉइल्स इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं लिखवा रहा हूं आपको, फॉर दिस गिवन सिचुएशन करंट इन बोथ द कॉइल्स इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम O। O से देखने पर क्लॉकवाइज है, ठीक है। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2। अब सुनना मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, ये कॉइल है, ये कॉइल में डॉटेड है, ये हिस्सा बाहर, ये अंदर। यहां से अगर मैं देखूं मेरे सामने कॉइल है, तो अगर करंट इधर है एंटी क्लॉकवाइज, इधर है तो क्लॉकवाइज, ऐसे। तो करंट इधर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो बाहर का हिस्सा ये ऊपर, ये नीचे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अंदर की तरफ नीचे आ रहा है, ठीक है। इधर मैं देखता हूं यहां से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इधर के हिस्से में नीचे,
तो ये डॉट है, डॉट का मतलब ये लाइन नहीं दिख रही, तो ये वाला हिस्सा बाहर है, बाहर नीचे, ये ऊपर। तो अंदर से देखने पर दोनों क्लॉकवाइज है, लेकिन दोनों में करंट क्या हो गया, दोनों में करंट क्या हो गया बेटा, अपोजिट। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, दोनों में करंट क्या हो गया, अपोजिट। ठीक है भाई, तो अंदर से देखने पर दोनों क्लॉकवाइज है, करंट क्या हो गया, अपोजिट। जरा अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो, इधर से देखने पर किधर आया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किधर होता है, ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर B1। इधर से देखें तो क्लॉक इधर होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, अपोजिट। क्या ये बात समझ में आई? इसका क्लॉक इधर होगा, इसका क्लॉक इधर होगा, तो इधर इधर जा रहा है, इधर इधर आ रहा है। अरे ये एंटी क्लॉक होता है, क्लॉक थंब उधर जा रहा है। तो यहां देखा जाए तो बेटा B1 कितना आ रहा है, B1 एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, n नहीं दे रखा, I रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, तो r स्क्वायर प्लस x की जगह भी r 3/2। B2 भी यही आने वाला है क्योंकि सब कुछ सेम दे रखा है। ठीक है भाई, अब मैं जरा सोचूं, दोनों अपोजिट हैं, एक इधर और एक इधर, तो B नेट क्या हो गया, B1 प्लस में B2, तो ये क्या हो गया भाई, दोनों अगर अपोजिट हैं, दो वेक्टर एक जगह अपोजिट है, तो नेट क्या आ गया, 0। ये जस्ट मैंने इलस्ट्रेशन दिया है। जनरली आपको बुक में क्या मिलेगा, ये करंट I है तो ये I2 है, ये I है तो ये 3I है, रेडियस R है ये, तो करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ करंट ले लो I, यहाँ ले लो करंट 3I, तो यहाँ करंट कितना हो गया, 3I। 3I अगर होता है तो अब देखो जरा, म्यू नॉट I R स्क्वायर 2 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर 3/2। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर, प्लस म्यू नॉट I की जगह क्या आएगा भाई, 3 R स्क्वायर 2 R स्क्वायर की पावर 3/2 इधर, ऐसे लिख दिया। ये इधर वो उधर, एक स्टेप छोड़ रहा हूं, इसको भी अगर मैं इधर कर दूं तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं इसको इधर रखूं तो ये प्लस था, और इसको उधर कर दूं तो ये माइनस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये छोटा है, ये सारी टर्म सेम है, 3 और ये 1, 3 माइनस 1 2, तो ये बच गया 2 म्यू नॉट I R स्क्वायर 2। अब देखो 2 की पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2 R क्यूब, ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट I 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3 8 का रूट 2√2 R, और नेट डायरेक्शन किधर आई, इधर, तो नेट डायरेक्शन किधर आई, इधर, B नेट किधर आ गया भाई, इधर। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई, हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, ये सवाल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर मान लो यहाँ दोनों अपोजिट हुए थे, अब मैं अगला समझा रहा हूँ, करवा नहीं रहा। दोनों की डिस्टेंस 2R, ये R, ये भी R, ये दिया हुआ है, ठीक है। करंट इन द 2 कॉइल्स इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सिर्फ ये दे रखा है क्लॉकवाइज, तो इसको मैंने डॉटेड कर दिया।
यहाँ से इसको डॉटेड कर दिया, तो डॉटेड का मतलब ये हिस्सा बाहर है, तो क्लॉकवाइज ऐसे। समझ में आ गई बात? फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अब जरा देखो, बाहर से कहीं से देख रहे हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज है। अब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, ये हिस्सा कहाँ था? बाहर, तो ये करंट ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे, ये बाहर का हिस्से है तो बाहर से यूँ आ रहा है, तो इसका फील्ड इधर। इसमें अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, तो ये हिस्सा कहाँ है? बाहर, तो बाहर से करंट यूँ आ रहा है, बाहर ऊपर जा रहा है, ऊपर से यूँ, तो ये भी इधर। तो इस केस में दोनों सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। दोनों सेम है, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में, एक में सेंटर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज, एक में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ करंट क्लॉकवाइज, तो वो बाहर से है, तो यहाँ माइनस होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बात समझ में मुझे आ गई। ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखो एम्पियर्स सर्किटल लो। एम्पियर सर्किटल लो क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लो कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ बी डो डी एल इन वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इन द लूप। लूप में टोटल करंट कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो पेपर में डेफिनेशन आ जाती है, फॉर्मूला प्रूफ आपको आता है, ये कर लोगे आप। हम कंसेप्चुअल डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। ये ट्रायंगुलर शेप दे दी, इसमें करंट दे दिए डॉट डॉट और क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर ये बाहर, तीनों करंट सेम है आई। राइट द एक्सप्रेशन फॉर एम्पियर सर्किटल लो। तो देखो आई प्लस आई, 2i आउटवर्ड, एक अंदर, तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। आई क्या है? आई प्लस आई, जो ज़्यादा होते हैं ना उसको प्लस का ले लो, ये कम है माइनस आई, आई बच गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। कर सकते हैं इसी टाइप से। मान लो क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर लूप दे दिया, डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस, सारे करंट आई हैं, तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई प्लस आई माइनस आई माइनस आई। क्यों? डॉट डॉट वाले प्लस के ले लो, क्रॉस का माइनस का ले लो, सारे जीरो। तो बी डॉट डी एल कितना आ गया भाई? जीरो। तो इस टाइप से मुझे पता लग गया मेरा आंसर क्या आने वाला है, जीरो। तो बी डॉट डी एल क्या हो गया बेटा? जीरो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो एम्पियर सर्किटल लॉ समझ में आ गया। अब इसके ऊपर ना एक बार क्वेश्चन आ गया सीबीएसई में। सीबीएसई ने पूछा हमसे एक बार, राइट डिफाइन एम्पियर सर्किटल लॉ, राइट एक्सप्रेशन फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ, हो जाएगा। फिर इसने कहा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। एक सोलेनोइड ये है, ठीक है, और इसके साथ एक दूसरी सोलेनोइड बनाई गई बड़ी, इस टाइप से, छोटी और बड़ी। तो छोटी वाली में करंट ऐसे है, इसी का करंट वापस आके ऐसे हो गया। तो आप देख रहे हैं दोनों सोलेनोइड में करंट अपोजिट है, दोनों सोलेनोइड में करंट अपोजिट है। तो करंट अपोजिट है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जरा सोच के बताओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सोलेनोइड। सोलेनोइड जनरली एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की, आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या बनेगा? बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई या एन आई, ये तो आपको पता ही है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। लेकिन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई होता है, लेकिन सोलेनोइड में आपको पता है एन क्या होता है?
नंबर ऑफ टर्न्स। तो स्मॉलर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, बड़ी वाली के N2 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं और देखो, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। अब जरा हम देखें यहाँ पे फॉर स्मॉलर कोयल की अगर बात करता हूं तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, जो करंट यहां गया था वही आया, लेकिन टोटल करंट क्या हो गया? N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या रख लें? N1। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म में लेते हैं N1। कितना करंट है? I। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए कितना करंट है? I। लेंथ नहीं पता कितनी है, इतना ले लिया। ठीक है, फॉर बिगर, बड़ी वाली के लिए क्या बनेगा? बी डॉट डी एल म्यू नॉट N2 माइनस आई। माइनस आई क्यों भाई? छोटी वाली में करंट इधर जा रहा है, पॉजिटिव ले लिया। दूसरी वाली में करंट अपोजिट आ रहा है, अपोजिट करंट। करंट यहाँ पे क्या आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट में आ रहा है तो बेटा क्या करेंगे? बी डॉट डी एल माइनस म्यू नॉट N2 आई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म में ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और अगर हम इसको नंबर ऑफ टर्न्स मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब नेट वैल्यू क्या आएगी भाई? तो दोनों का नेट बी डॉट डी एल म्यू नॉट नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये पहले का ये दूसरे का, नेट को मैं ऐसे लेके चलता हूँ। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहले का B1 दूसरे का B2, नेट कर ले। म्यू नॉट आई कॉमन N1 माइनस N2। परेशान नहीं होना, पजल नहीं होना, कुछ नहीं है। अंदर वाले के लिए मैंने ये लगाया एम्पियर सर्किट लो, पहले वाले का फील्ड B1 मान लो ये। तो ये नेट फील्ड क्या होगा? दोनों को सिंप्लीफाई करना है, दोनों को ऐड करना है, समझ रहे हो ना? तो इन दोनों को ऐड करोगे तो मैंने ये मान लिया, दोनों को ऐड किया, नेट वैल्यू क्या मान ली मैंने? ये। और मेन इसकी टर्म में निकालना है। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इसको हम बी डॉट डी एल की टर्म में लिखेंगे क्योंकि आपको गिवन है यहाँ पे ये। ठीक है, ओके। इसका एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है? एक सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको लिख सकते हैं बी म्यू नॉट N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आई स्मॉल वाली के लिए, B2 म्यू नॉट N2 आई की जगह माइनस आई, अपोजिट जा रहा है। नेट B, तो B कितना हो जाएगा? B1 प्लस B2। नेट करेंगे तो म्यू नॉट N1 आई माइनस म्यू नॉट N2 आई। तो म्यू नॉट आई कॉमन N1 माइनस N2। ये भी इसका एक तरीका है, गलत नहीं कह सकते इसको सॉल्व करने का मेथड। बुक में कुछ भी हो वो भी पॉसिबल है, वो बी डॉट डी एल को सोल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वहाँ पे n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या नंबर ऑफ टर्न्स मान के चलेंगे। ठीक है, बेटर रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सोल्व कर सकते हैं, ये इजी पड़ेगा क्योंकि सोलेनोइड के लिए आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है भाई, सोलेनोइड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सोलेनोइड की बात चली, एक नंबर में क्वेश्चन बने, एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, फील्ड यूनिफॉर्म होता है। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म। आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो। ड्रॉ करना आ जाता है, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, फॉर टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता है? एंडलेस सोलेनोइड, जिसका कोई एंड ही ना हो उसको बोलते हैं एंडलेस सोलेनोइड। इस टाइप से हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ये बन जाएगा।
तो एंडलेस सोलेनोइड को क्या बोलते हैं? टोरॉइड। कोई दिक्कत नहीं, हम बना सकते हैं। अब इसका जो डेरिवेशन है वही डेरिवेशन है, एक क्वेश्चन आ गया था, सीबीएसई ने पूछा था। ए वायर, ए सोलेनोइड इज वाउंड राउंड ए रिंग ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन डिराइव करो। तो बेटा यहां क्या करें? कुछ नहीं करना, रिंग दे रखी है, परमेबिलिटी है, तो आपको पता है बी डॉट डी एल, म्यू नॉट की जगह म्यू आएगा, मीडियम है तो म्यू आएगा, टोटल करंट। ठीक है, यहां देखा जाए तो बी डॉट डी एल, सुनना ध्यान से, म्यू नॉट म्यू आर, क्योंकि आपको पता है म्यू आर क्या होता है, म्यू बाई म्यू नॉट, मल्टीप्लाई कर देंगे। समीशन आई का ध्यान सुनना, आपको दिया हुआ है n नंबर ऑफ टर्न्स। एक टोरॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? 2 पाई आर की सर्कमफ्रेंस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर करंट। यहां पे इसको सोल्व करेंगे, b dl, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2 पाई आर, तो म्यू नॉट म्यू आर n 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, b आ गया म्यू नॉट म्यू आर n, आई और आएगा यहाँ पे, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, म्यू नॉट के साथ म्यू आर और आ गया, म्यू नॉट के साथ म्यू आर और आ गया। मेरी बात समझ में आ गई? म्यू नॉट के साथ म्यू आर और आ गया, इतना फर्क है। तो मेरी बात समझ में आ गई? वही चीजें करनी है, थ्योरी का जो पार्ट है उसी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके। हम अंदर टोरॉइड में कुछ नहीं लेके चलते, तो म्यू नॉट होता है। अगर एक वायर ले ली मेटेलिक, म्यू आर दे रखा है, तो म्यू आर की टर्म में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बेटा एम्पियर सेटेड लॉ के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी आप कर सकते हो। इनफाइनाइट वायर निकालना आता है एक्सप्रेशन, एक थिक सिलेंडर उसका भी निकालना आता है, सोलेनोइड टोरॉइड के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो बायोट साइड लॉ के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे, हमने हर टाइप के डिस्कस किए। एम्पियर सेटेड लॉ के ऊपर ज़्यादा नहीं बनते, इजी बेसिक जो बनते हैं मैंने डिस्कस किए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अपने कंसेप्ट को बूस्टअप कीजिए। कंसेप्चुअल में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है 95 प्लस। ठीक है, तो आज का लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए। बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।